जिन्होंने हमारा फेस बनना है, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फेस बनना है, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब का फेस बनना है, जिन्होंने खिदमत का फेस बनना है, जिन्होंने मरियम नवाज का फेस बनना है, वो आप लोग हैं। मैं अभी बात करके आई हूँ 10,000 प्लस हमने हार्ट सर्जरीज बच्चों की कंप्लीट की, क्रिटिकल हार्ट सर्जरीज, जिसके ना होने की वजह से कुछ बच्चे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और कुछ बहुत क्रिटिकली इल थे, वेट कर रहे थे सर्जरीज का, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ स्पैन ऑफ ईयर और लिटिल मोर हमने अल्लाह ताला के फजल से 10,000 350 बच्चों की अल्लाह ताला के फजल से जान बचाई है। और मैं उनको ये कह के आई कि एजुकेशन में कमी बेशी हो सकती है, उससे कोई मरता नहीं। किसी को सवारी नहीं मिली काम पे जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, उससे कोई मरता नहीं। अगर और कोई मेट्रो बसेस ना हो और कुछ ना हो, उससे लोग मरते नहीं। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अगर कोई कमी बेशी हो जाए, खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए, खुदा न खास्ता, तो लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। और वो एक ज़िंदगी का नुकसान नहीं होता, वो एक पूरे ख़ानदान का नुकसान होता है। तो मुझे तो कई दफ़ा नींद नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट, ये सोच के कि कितने लोग हैं जो इलाज के लिए, अपनी सलामती के लिए, अपनी सेहत के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं। और अगर किसी एक को भी अच्छा इलाज नहीं मिलता, किसी एक को भी सिसकना पड़ता है, किसी एक को भी एड़ियाँ रगड़नी पड़ती है, तो वो मेरा, हेल्थ मिनिस्टर्स का, हेल्थ सेक्रेटरीज का और आप सब का कलेक्टिव फेलियर होगा। मैं अंदाज़ा नहीं कर सकती। मैं आज यहाँ पर कोई सरमन देने नहीं आई, मैं अपने दिल की बात करने आई। आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए हम तनख्वाह लेते हैं, और दूसरा अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ये एक आपको पूछ है, मुझे पूछ है कि अगर मेरे पास वो वसाइल हैं, मुझे वो कुर्सी मिली है, मुझे वो इख्तियार मिला है, मुझे वो पावर मिली है, मुझे वो ताकत मिली है जिससे मैं एलिंग ह्यूमैनिटी का कोई मैं दावा कर सकती हूँ, तो और मैं अगर अपनी वो जिम्मेदारियों से गफलत बरतूँ तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी पूछ है। और ना सिर्फ ये कि हम क्रिमिनल नेग्लिजेंस बरतते हैं अपने काम में, वो काम जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, बल्कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये वो सिस्टम है जिसमें लोगों की दवाइयाँ भी बिक जाती हैं। दवाइयाँ हॉस्पिटल में पड़ी होती हैं, लेकिन मरीज़ों को ये क्योंकि बाहर साजबाज की होती है फार्मेसीज़ के साथ या लैब्स के साथ, तो उनको पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि बाहर जाओ और फलां फार्मेसी से जो है वो दवाई खरीदो, या बाहर जाओ और फलां जो लैब है वहाँ से अपने टेस्ट करा के लाओ या स्कैन करा के लाओ। और बच्चे जब पेशेंट्स या उनके घर, आप ज़रा मूवमेंट कम कर देंगे प्लीज़, मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, थैंक यू। तो या उनको ये कहा जाता है कि जब वो अपने, और बहुत गरीब लोग होते हैं, ये मेरा आंखों देखा वाकया है, मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैं हॉस्पिटल्स के दौरे पे जाती हूँ तो मुझे एक दफ़ा, आपको याद होगा, साहिवाल के एक हॉस्पिटल में जो चिल्ड्रन वार्ड थी उसमें आग लग गई, इन्फेंट्स की जो वार्ड थी उसमें आग लग गई और बच्चों को तो निकाल लिया गया, लेकिन उसका जो, जब मैं शुरू में चीफ मिनिस्टर बनी थी, ये एक दिल दहला देने वाला एक वाक़या था। वहाँ से मुझे समझ आई कि हमारे क्या फ्लॉज हैं। तो मैं जब खुद उस हॉस्पिटल में गई, मैंने कहा मैं जाके देखूँ कि क्या हुआ है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अलावा जब मुझे पता चला वो एक बच्चा जिसकी डेथ हो गई थी सफोकेशन से, तो उसके बाप से मैंने जब बात की, उसने मुझे बताया कि जी मैं जब अपने बच्चे को देखने आता था तो जो दरवाजे पे गार्ड खड़ा होता था वो कहता था 400 रुपया दो वरना मैं आपको गुजरने नहीं दूंगा। बच्चा क्रिटिकल है, डेथ बेड पे पड़ा है, और उसको कहता था कि आप 400 रुपया दोगे तो अंदर गुजर सकते हो वरना नहीं गुजर सकते। तो मैंने कहा कि कितना कमाते हो? कहता मैं दिहाड़ीदार मजदूर। मैंने कहा कितना कमाते हो? कहता 400 रुपया दिन का 400 रुपया कमाता है। बच्चा डेथ बेड पे पड़ा है, क्रिटिकली इल है, और उसको ये कहा जा रहा है कि वो जो 400 रुपये वो मुझे दे दो। वो उसको जब रिश्वत दे देगा तो घर जाके अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, या अपने बच्चे के ऊपर वो क्या खर्च करेगा जो क्रिटिकली इल है।
इसी तरह कुछ एक साल पहले मुझे ये पता चला, मुझे ये नादिया सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने बताया कि 2.5 करोड़ रुपए की जो इंसुलिन थी वो बेच दी गई और उसके पैसे खा लिए गए। और वो पेशेंट्स जिनकी वो इंसुलिन थी, आपको अंदाज़ा है कि जब एक डायबिटिक, चाहे उसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, जब उसको एक दिन इंसुलिन नहीं मिलती, उसकी शुगर कहाँ जाती है, उसका शुगर लेवल किधर चला जाता है। और इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती लोगों में, जब वो इंसुलिन उसको नहीं मिलेगी तो उसकी जो डायबिटीज़ है वो कहाँ पहुँचेगी और उसकी वजह से उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं वो कहाँ जाएंगी। तो आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का। मुझे आज आपको ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करी जो अल्लाह ताला ने मेरे कंधों पे डाली। और इसका हिसाब बहुत बड़ा है, आप इस दुनिया में भी नहीं दे सकते, आखिरत में तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और जो लोगों का जो पैसा है वो खा जाते हैं, करप्शन की नज़र हो जाता है, रिश्वत की नज़र हो जाता है, लोगों की दवाइयों का पैसा, गरीब आवाम का जो पैसा है, जब वो करप्शन की नज़र हो जाता है तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि करप्शन करने वाले का वो पैसा किधर किधर निकलता है, बीमारियों पे, तकलीफ़ों पे, आजमाइशों पे निकलता है। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि कौम का पैसा खाने वाले का अंजाम क्या होता है, उसकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आती हैं, तो आप कभी एक पैसे को हाथ ना लगाएं। और ये कोई रूटीन की मीटिंग नहीं है आज, ये कोई रूटीन की कॉन्वर्सेशन नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक ट्रेंड सेटिंग मीटिंग है, जिसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप लोग जब अपने अपने हॉस्पिटल्स में जाएंगे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, आप लोग इसी स्पिरिट के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी ईमानदारी के साथ आज से यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों में से वो लोग उनमें शामिल नहीं हैं जो अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं, मैं वो बात नहीं कर रही, लेकिन मैं एक स्पिरिट ऑफ दिस मीटिंग आपको बताना चाहती हूँ। ये जो आपको अपनी जो जिम्मेदारी, आप देखें कि वो कितनी सेक्रेड है, सेक्रेड है कि लोगों ने अपनी जिंदगियां, अपने फैमिलीज की जिंदगियां आपको इंट्रस्ट की, हमें इंट्रस्ट की और हमें अमानत के तौर पे हमारे हवाले की, और हम उसमें अगर ख़यानत करेंगे तो ना हमें ये ज़िंदगी माफ़ करेगी, ना अल्लाह ताला माफ़ करेगा। जो पेशेंट्स सरकारी अस्पतालों में आते हैं वो बहुत अमीर पेशेंट्स नहीं होते, वो पेशेंट्स होते हैं कि अगर उनके पास पैसा होता या उनके पास वसाइल होते तो वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आराम से इलाज करा सकते थे, जैसे हम सब कराते हैं। उनके पास वो वसाइल नहीं होते, वो बहुत मजबूरी में, तकलीफ में सरकारी अस्पताल आते हैं। और आपकी जॉब इजी नहीं है, आपको दिन रात काम करना पड़ता है, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन आपने इस शोबे का, इस जिम्मेदारी का इंतखाब खुद किया है, इसलिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि व्हाट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटेल्स। सेम गोज़ फॉर मी, सेम गोज़ फॉर द हेल्थ मिनिस्टर्स, एडवाइज़र बैठे हैं हमारे पास कार्डियोलॉजी के, हेल्थ के, और सेम गोज़ फॉर द CEOs, सेम गोज़ फॉर द medical superintendents, and same goes for the deputy medical superintendents, for everybody who's in this chain. हेल्थ का जो बजट है मैंने एक्सपोनेंशियली उसको इंक्रीज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ये ज़रूर सुन लीजिए कि मेरे आने से पहले जो हेल्थ का बजट था वो 399 बिलियन था, और आज हेल्थ का बजट 630 बिलियन रुपीज़ है। और इसके अलावा 22 बिलियन की लाइबिलिटीज़ थी जो मैंने अदा की। और आप समझते हो लाइबिलिटीज़ क्या हैं? लाइबिलिटीज़ हैं कि हमने दवाइयाँ खरीदते गए और दवाइयों की पेमेंट्स नहीं की हुई, और जब दवाइयों की पेमेंट्स नहीं करते तो आपकी सप्लाई ख़त्म हो जाती है, या आपकी सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और उससे कौन सफ़र करता है? उससे पेशेंट सफ़र करता है। वो 22 अरब रुपए की पता नहीं कब की लाइबिलिटीज़ बिल्ड हुई भी मैंने अदा की, और उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहती थी कि वो जो सप्लाई चेन है उसमें कोई तात्तुल आए, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन आए। क्योंकि जब एक पेशेंट जो है वो एक हॉस्पिटल के दरवाजे से अंदर जाता है, सरकारी अस्पताल के दरवाजे से अंदर जाता है, तो उसको ये नहीं पता होता पॉलिसी क्या है, उसको ये नहीं पता होता कि लाइबिलिटीज़ कितनी। वो यही देख रहा होता है कि मेरा इलाज नहीं हो रहा, मुझे दवाई नहीं मिल रही, मुझे मेरी केयर नहीं की जा रही। उसको फाइल्स और पॉलिसीज़ और ये सब उसको नज़र नहीं आता।
वो अब जब अस्पताल में आता है, दे सी यू, दे सी योर फेस, एंड थ्रू योर फेस, थ्रू यू दे सी मी, दे सी माई फेस। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आपको पहले भी कह दिया कि आप वो लोग हैं जो मेरे मिनिस्टर से ज़्यादा मेरी इंपॉर्टेंट टीम। इसलिए मैं आज आपसे खुद मिलना चाहती थी, आपसे खुद बात करना चाहती थी, आपसे खुद एक नई जो वर्क एथिक है उसका हम आगाज करना चाहते हैं। मैंने अब जो KPIs बना दी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी KPI बेस्ड, रूथलेस मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन बेस्ड। उसकी वजह ये नहीं कि मुझे आप पे एतबार नहीं, उसकी वजह ये है कि मेरी पकड़ बहुत सख्त है। उसकी वजह ये है कि अगर एक भी इंसान इलाज उसको मिल सकता था और नहीं मिला, और उसकी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठा, तो उसकी पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं सख्ती बरतूँ, तो ये सख्ती किसी इंसान के लिए नहीं, ये उस जिम्मेदारी के लिए, उस फ़र्ज़ के लिए जो अल्लाह ताला ने हमारे कंधों पे वो जिम्मेदारी जो है वो डाली है। अब जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उसको बहुत गौर से सुनिएगा। जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ के नीचे आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, जो BHUs हैं, जो RHCs हैं, BHUs जो 26-2700 थे जिनको हमने पूरा ट्रांसफॉर्म किया और उनको मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में उसको बदला है, वो भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। एंड आई पर्सनली फील कि वो हेल्थ सेक्टर में एक रेवोल्यूशन है। मैंने नादिया को भी कहा है और हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी कहा है कि आप प्लीज़ उसका जो पूरा डेटा जो है वो कलेक्ट करें। मुझे पता चला है कि उससे जो मोर्टालिटी रेट है वो बहुत नीचे आया है, क्योंकि वो BHUs पहले नॉन फंक्शनल थे, उधर कोई जाता ही नहीं था। वो लोगों ने अपने अपने फीफडम्स के तौर पे रखे हुए थे। वहाँ पर एक पीछे 2-3 कमरों का घर था जिसमें लोग रहते होते थे, तो वो पेशेंट्स के लिए तो वो किसी काम का नहीं था। उस पर हमने कई अरब रुपया लगा के उसको रेनोवेट किया। उसके अंदर हमने उसको बेहतरीन डॉक्टर्स के हवाले किए, उसके अंदर जो एसेंशियल इक्विपमेंट था वो दिया है। वहाँ पे माइनर सर्जरीज तक हो रही है और वहाँ पे डिलीवरीज हो रही हैं हज़ारों की तादाद में। और वो जो माँ बच्चा डिलीवर करते करते मर जाती थी, उस मोर्टालिटी रेट में बहुत कमी आई है। इन्फेंट जो मोर्टालिटी रेट है उसमें बहुत कमी आई है। तो आई थिंक नादिया, दिस इज़ अ ह्यूज माशाल्लाह अचीवमेंट, अल्लाह ताला का शुक्र। जो 300 मेरे पास रूरल हेल्थ सेंटर्स थे उनको भी हम पूरा रिफॉर्म करके मिनी हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, ताकि लोगों को जो अपने ही एरिया में इलाज की सहूलत मिले, बेहतरीन इलाज की सहूलत मिले, और बहुत कम उनको जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तक जाना पड़े। और आप जानते हैं कि सिर्फ इस पर इत्तफा नहीं किया। मेरा, अगर मुझसे आप ये पूछें कि मेरे 5 साल का मेरा विजन हेल्थ के लिए क्या है, तो मेरा विजन ये है कि किसी पंजाब के रहने वाले को, किसी पंजाब के सिटीजन्स को, पंजाब के अवाम को किसी भी बीमारी के इलाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर ना जाना पड़े। और यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 90% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में दिल के इमराज के इलाज शुरू हो चुका है। और आप जानते हैं कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो कैथ लैब्स हैं वो बनी, फॉलोड बाय, वहाँ पर मैंने इनको सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अपना प्लेस करें ताकि वहाँ पे कार्डियक सर्जरीज भी शुरू हों। और कल मैं मियाँ वाली गई हुई थी उस कार्डियक कैथीटराइजेशन लैब का इफ्तिताह करने। वहाँ पे जो स्टोरीज मैंने सुनी, मेरा दिल हिल जाता है। वहाँ पे एक पेशेंट ने मुझे कहा, मैंने कहा आप क्या करते हैं? कहते हैं मैं मजदूर हूँ। तो मैंने कहा कि क्या हुआ आपको? कहता है मुझे कुछ महीने पहले दिल का अटैक हुआ था और मैं फैसलाबाद गया था इलाज के लिए। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि आपको, आई डोंट नो एंजियोग्राफी थी उसकी या एंजियोप्लास्टी थी, तो आपको उसकी ज़रूरत है। तो मुझे उन्होंने 4 महीने का टाइम दे दिया या पता नहीं 6 महीने का टाइम दे दिया। तो मैं वापस आ गया मियाँ वाली। अब मुझे पता चला है कि मियाँ वाली में ये दिल के इलाज की सहूलत शुरू हो गई है। तो मैं मियाँ वाली अस्पताल आया और 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई। और उसने मुझे ये कहा कि मुझे अपना घर छोड़ के दरबदर नहीं होना पड़ा, क्योंकि जो लोग हैंड टू माउथ हैं, जिनके पास सिर्फ इतना पैसा होता है कि वो 2 वक्त की रोटी या 1 वक्त की रोटी पूरी कर लें, तो उनके लिए एक जगह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करना और वहाँ पर सारे अखराजात को बर्दाश्त करना, उनकी फैमिली सफ़र करती है, हमें उनकी तकलीफ का अंदाज़ा भी नहीं है। हम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं। हम कम से कम, हमें ये मुश्किल नहीं होती कि आज की दिहाड़ी नहीं लगेगी तो रात को हमें खाना नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को वो भूखे पेट सोएंगे।
या बच्चों का खाना का खर्चा, किचन का खर्चा चलाएं, या फिर उसकी स्कूल की फीस दें, या अपने मोटरसाइकिल में जो है या मोटर बाइक में पेट्रोल डलवाएं, या फिर अपने माँ बाप का इलाज कराएं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये शुक्र करें कि ये आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों की जो ऑर्डील है, लोगों की जो पेन है, लोगों की जो सफरिंग है, उसको दिल से महसूस करें। और फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की कैसी मदद आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी आएगी, आपकी ज़िंदगी में किस तरह का चेंज आएगा। ये अल्लाह ताला का वादा है, ये मेरा वादा नहीं है, ये अल्लाह ताला का वादा है। DHQ और THQs में डिस्पाइट द फैक्ट कि हम 100 बिलियन रुपए की मेडिसिन दे रहे हैं, 100 बिलियन रुपए, शिकायत क्या आती है? हमें मेडिसिन नहीं मिली। या अभी भी नादिया बात कर रही थी कि पेपरलेस होंगे DHQs और THQs, लेकिन उन पर्चियों का हम क्या करेंगे जिन पे लिख के दिया जाता है कि ये बाहर से लिख के आओ। एक हॉस्पिटल में मैं गई तो एक पेशेंट ने मुझे कहा कि मुझे तो जी इन्होंने कहा कि एक्सरे बाहर से करा के आओ, तो मैं 1,000 रुपया दे के एक्सरे करा के आओ। मैंने उससे पूछा MS से, मैंने कहा आपकी जो एक्सरे मशीन है वो नहीं चल रही? कहता चल रही। तो जब पता ये चला कि बाहर कोई साजबाज करके किसी डायग्नोस्टिक लैब के साथ, तो उसको और यहाँ तक कि वो पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स लाते हैं, वहाँ पे एक्सरे होता है और उससे जो है वो पैसे लेते हैं और फिर बात वापस ले जाते हैं, और हॉस्पिटल की जो एक्सरे मशीन है वो चल रही है, ऑपरेशन है। तो आप इमेजिन करें, शुक्र करें कि आपको उस तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता, आपकी फैमिली को उस तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता, लेकिन ज़रूर उस तकलीफ को अपने ऊपर तारी करके देखें, उस कैफियत को अपने ऊपर तारी करके देखें। शिकायत आती है, मेरी टीम्स आपने देखा होगा 100% एक्टिव है, हर डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नर्स दौरे कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के, डेप्यूटी कमिश्नर्स दौरे कर रहे हैं हॉस्पिटल के, मैं खुद जाती हूँ हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा मेरी जो CM की इंस्पेक्शन टीम, उसको मैंने फुली एम्पावर किया। वो जाके हॉस्पिटल में सर्वेस करते हैं, हॉस्पिटल के दौरे करते हैं देखने के लिए। उससे मेरा पर्सनल कोई वो नहीं है, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो हम पैसा दे रहे हैं, जो हम एफर्ट कर रहे हैं, जो हम ह्यूमन रिसोर्स लेके आ रहे हैं, वो क्या लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहा है। क्योंकि मैं जितने भी पैसे दे दूँ, ये 650 बिलियन को मैं 1250 बिलियन भी कर दूँ ना, लेकिन अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह अदा नहीं करेंगे, वो पैसा अगर लोगों को नहीं जाएगा, उसका जो समर है वो लोगों को नहीं मिलेगा, तो वो पैसा चाहे 600 बिलियन हो या 1200 बिलियन, उसका क्या फायदा है। इसलिए आपको मैं ये दोबारा कहूंगी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करें। शिकायत आती है कि मेडिसिन अनअवेलेबल, टेस्ट अनअवेलेबल, इक्विपमेंट की शॉर्टेज है, या आराम से ये कह दिया जाता है कि जी और जो CT स्कैन है वो ख़राब है, या MRI की मशीन ख़राब है, जाओ बाहर से करा के लो। आपको अंदाज़ा है कि एक वो शख्स या कोई औरत, खातून, कोई बूढ़ा जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास मोटर बाइक नहीं है, उसने पैदल चल के जाना, वो बाहर से किस तरह अपना टेस्ट कराते हैं, जबकि हमारा सब कुछ ऑपरेशनल है। और अगर ख़राब है तो विद अ लिटिल एफर्ट, आपने खुद वो ठीक नहीं करनी मशीन, आपके पास पूरा दुनिया का रिसोर्स अवेलेबल है, आपने सिर्फ उसको बुला के टेक्नीशियंस उसको ठीक कराना। या अगर वो फौरन ठीक नहीं हो सकती तो आपको कोई उसका अल्टरनेटिव रखना चाहिए, कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट रखना चाहिए कि आपके अस्पताल की गाड़ी बाहर जो है वो लेके जा रही हो पेशेंट को, उसका अगर कोई मशीन खराब है तो उसका जहां से भी आपने कराना है वो करा के वापस लाना, ताकि पेशेंट को कम से कम दर बदर ना होना पड़े। और हमने बिलियंस ऑफ रुपीज स्पेंड किए कि हम हर DHQ के अंदर हम उसको MRI मशीन भी दें, हम उसको CT स्कैन भी दें, हम उसको तमाम जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स है वो उनको दें हम। लेकिन आप देखो कि एज बेसिक एज अ रेस्पिरेटर, वेंटिलेटर खराब है और वो हाथ से पंप कर रहे हैं। आज की दुनिया में ये कौन करता है? और 100 में से पता चलता है कि जी 60 वेंटिलेटर्स खराब है। अभी कितने वेंटिलेटर्स मैंने मंगवाए हैं? 300 300 रेस्पिरेटर्स हमने ऑर्डर प्लेस किए, और टोटल जो अगले साल भी आएंगे वो 800 रेस्पिरेटर्स, वेंटिलेटर्स। आपको अंदाजा है कि वेंटिलेटर और रेस्पिरेटर की क्या वैल्यू, जिसका पेशेंट मौत और जिंदगी के दरमियान में सिर्फ वेंटिलेटर की लकीर होती है ना, उससे पूछें कि वेंटिलेटर और रेस्पिरेटर की क्या इंपॉर्टेंस। फिर आपको पता है, डॉक्टर्स को पता है कि अगर आप ड्यूटी पे मौजूद नहीं होंगे तो कोई पेशेंट अपनी जान से जाएगा। फिर भी शिकायत आती हैं, और बहुत बड़ी तादाद में शिकायत आती है कि पेशेंट्स, डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं ड्यूटी। और
अगर ड्यूटी पे मौजूद होते तो लाइन की लाइन जो है वो मोबाइल फ़ोन्स लेके बैठी हुई थी। पेशेंट इंतज़ार कर रहा है, लाइन की लाइन बैठी हुई, और नर्सेज भी मोबाइल्स पे हैं, डॉक्टर्स भी मोबाइल पे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द डॉक्टर्स, लेकिन अब ये चीज़ हमने 100% बैन लगा दिया है ऑन द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, सेल फोन्स, और उसकी जगह आपको पूरा एक पेजर्स का सिस्टम, पेजिंग सिस्टम दे दिया, जिस पे आपको अगर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, तो आप उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, अगर 8 घंटे और उसमें आपका थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी होता है, अगर आप अपनी ड्यूटी आवर्स में मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। क्योंकि आप वो लोग नहीं हैं जो थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लें, आप ले ही नहीं सकते। लोगों की ज़िंदगी, उनकी सेहत, उनकी सलामती आपके काम के साथ जुड़ी, इसलिए मुझे ये सख्त फैसला, मुश्किल फैसला करना पड़ा, और उसके खिलाफ अब सख्त एक्शन होगा। मैंने कम से कम इमरजेंसीज को सेफ सिटी के साथ लिंक कर दी। आपकी सारी इमरजेंसीज इस वक्त सीसीटीवी मॉनिटर्ड है, और उसकी वजह यह नहीं है कि मुझे आप पे एतबार नहीं है, लेकिन उसकी वजह यह है कि मैं मरीजों को रहमो करम पे नहीं छोड़ सकती। फिर मैंने हेल्थ मिनिस्ट्रीज को कहा है कि जो आपकी एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है, उसको जिस तरह करिकुलम अपडेट होता है, अपग्रेड होता है एवरी डे, नए जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ हम अलाइन करते हैं उसको, इसी तरह आपको जो आपकी एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है, रीविजिट करना है, ताकि कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो लोग लेने के लिए आए और उनको ना मिले। मैंने ये देखा है कि फार्मेसीज बहुत स्टॉक्ड हैं, वेल स्टॉक्ड है। मैं फार्मेसी जाती हूँ जब मैं हॉस्पिटल्स का विजिट करती हूँ, अलमारियां भरी हुई हैं, लेकिन पेशेंट्स को कहा जा रहा है कि बाहर से लेके आओ। दो ये प्रैक्टिस अब कम हो गई है, बहुत बेहतरी आई है सख्ती के साथ, लेकिन अभी भी ये हो रहा है। और एक दफ़ा मैं एक हॉस्पिटल में गई, जना हॉस्पिटल, मैं नाम नहीं छुपाती, जना हॉस्पिटल में गई, वहाँ पेशेंट्स ने ये अलगार कर दी, कोई 1 साल पहले की बात है, कि हमें दवाई नहीं मिल रही। तो जो मैंने नाम पूछा दवाइयों का, मैंने नोट किया, पर्चियाँ मुझे उन्होंने दी कि हमें ये कहा गया कि ये मास्क बाहर से लेके आओ, डॉक्टर्स की किट्स बाहर से लेकर आओ, ओवरऑल्स बाहर से लेकर आओ, जो और इस किस्म का इक्विपमेंट, ऑक्सीजन मास्क बाहर से लेके आओ। मैंने कहा कि आपके पास ये है? तो उसने कहा कि ये तो हमारे पास तकरीबन 6 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ। मैंने कहा मुझे दिखाओ। मैं बेसमेंट में गई, पूरा बेसमेंट, इस कमरे से बड़ा बेसमेंट था, भरा हुआ था उन तमाम चीज़ों से, स्टॉक्स से, जो लोगों को कहा जा रहा था कि बाहर से लेके। अब आप इमेजिन करें, मैं क्या करूं? मैं दवाई दे सकती हूँ, मैं पैसे दे सकती हूँ, और अगर वो नीचे स्टॉक हुआ हुआ सारा और पेशेंट्स को नहीं दिया जा रहा सिर्फ इसलिए कि किसी ने ये तकलीफ ही नहीं की चेक करने की कि वो चीज़ मौजूद है या नहीं मौजूद, और लोगों को जाओ जाके बाहर से ले, क्योंकि उसकी मेरी एफर्ट लगती है ना कि किसी को जाओ नीचे से जाके स्टॉक लेके आओ। क्यू मैनेजमेंट, आज से आपने देखा होगा, आपको दिखाया अभी नादिया ने कि किस तरह हमने बेज में डिवाइड कर दिया आपकी इमरजेंसी को, कि रेड बे है जो क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए, जो वेट नहीं कर सकते, जिनको 5 मिनट की भी अगर देर होती है तो उनकी जिंदगियां जाया हो सकती हैं, जिनको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, जिनको रिससिटेशन की जरूरत है, या जिनको लाइफ सेविंग की जरूरत है, वो लोग वेट नहीं कर सकते। वो जो आपका ट्रियाज है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, वो बहुत जो क्या कहना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन से पेशेंट को रेड बे में भेजना है, क्रिटिकल है, किसको आपने जो है वो दूसरे येलो बे में भेजना है, जो एक जो क्रिटिकल तो है लेकिन कुछ मिनट, चंद मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इंतजार कर सकता है, और किसको आपने ग्रीन बे में भेजना है, विच मीन्स के माइनर प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में अटेंड किया जा सकता है। मेडिसिन चोरी होती है, इंसुलिन चोरी होती है। एक बहुत मजे का आपको इंसिडेंट सुना। मैं चाइना गई तो मैंने वहां पर उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे एक सरकारी हॉस्पिटल का दौरा कराएं। सीनियर मिनिस्टर मेरे साथ थी, शी इज़ अ विटनेस। तो मैंने उनको कहा कि जो मेडिसिन की पिलफरेज है आप उसको कैसे डील करते हैं? तो उसने हैरान होकर मेरे चेहरे की तरफ देखा कि मेडिसिन की भी पिलफरेज होती, मेडिसिन भी चोरी की जाती। और मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मेरा दिल चाह के ज़मीन फटे और मैं उसमें चली जाऊँ। उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनके उधर दवाइयाँ चोरी नहीं होती। करप्शन करने वाले भी कम से कम दवाइयों को और सेहत के शोबे को बख्श देते हैं,
यहाँ पे गटरों के ढक्कन शाम को लगा के जाओ, रात को चोरी हो जाते हैं, सुबह पता चलता है कोई गिर के मर गया। तो उससे हैरान होकर मेरा चेहरा देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि इनको ये पता ही नहीं कि दवाइयाँ भी चोरी होती। फिर जो आपके कैंटीन्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स में जो आपका सिक्योरिटी का स्टाफ है, खुदा रहा उस पर नजर रखें। पैसे लेते हैं वो, हर एंट्री के पैसे लेते हैं, और पेशेंट का एक से ज्यादा अटेंडेंट इनसाइड द हॉस्पिटल शुड नॉट बी अलाउड। ये काइंडली आप लोग जो डायरेक्शंस हैं ये इशू करें दोनों हेल्थ सेक्रेटरीज के। पेशेंट का एक से ज्यादा पेशेंट हॉस्पिटल की बिल्डिंग में अलाउड नहीं है, बाहर बैठ सकते हैं। और प्लीज जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं वो जितने भी हैं, बाहर अगर गार्डन में बैठे हैं, बाहर कहीं बैठे हैं, तो प्लीज़ उनके लिए कोई बेंचेस अरेंज करें, उनके लिए शेड अरेंज करें, पीने का पानी वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। और अगर गर्मी का मौसम तो पंखे लगे होने चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके हॉस्पिटल में पार्क करने के जो फ्री पार्किंग है, वहाँ पर पार्क करने के पैसे लिए जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स की और MSS की अपनी कैंटीन्स हैं, सब पता है मुझे। लेकिन इसका फैलाव इतना बड़ा है, इसका एक्सपेंस इतना बड़ा कि एक एक चीज को कंट्रोल करना भी आसान नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि आप मेरे एग्जीक्यूटिंग आर्म्स हैं। और उसके बाद जो OPD से डॉक्टर्स एब्सेंट होते हैं, काउंटर्स 10 काउंटर है, एक पे बंदा बैठा है, और क्यू जो है वो इतनी लंबी जा रही है कि एक एक पेशेंट की बारी 3-3 घंटे में आ रही है। तो प्लीज कोई अनमैन्ड काउंटर नहीं होना चाहिए। अगर 6 रश आवर है और 6 काउंटर्स हैं तो 6 के 6 पे ह्यूमन रिसोर्स को बैठना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेफ्ट अनमैन्ड। लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, क्यू मिसमैनेजमेंट, प्रेफरेंशियल हैंडलिंग। कोई मेरा पेशेंट है या कोई किसी MS का रिश्तेदार है या कोई किसी वजीर का रिश्तेदार है या किसी MP MNA ने भेजा है, उसका तो यूं यूं इलाज होता है, सब क्यू काट के जो है वो अंदर चला जाता है, और जो बेचारा गरीब है वो बाहर बैठा रह जाता है इंतजार। और इसके साथ साथ सिर्फ इतना नहीं, आपके वार्ड बॉयज, आपका जो लोअर स्टाफ है, आपकी ये जो PIC में मैं एक दफ़ा गई तो मुझे पता चला कि जो वार्ड बॉयज हैं वो एक लिस्ट बनी होती है ना वहाँ पर सर्जरी की, कि इनकी सर्जरी पहले होगी, तो वो लोगों से पैसे लेके कहते हैं मुझे पैसे दो, हम तुम्हारा नाम डलवा देते हैं, और हो भी जाती हैं सर्जरीज। ये है पूरा माफिया। इस पे अब बहुत बुरा क्रैकडाउन, बहुत बुरा। ये मैं अलाउ नहीं कर सकती। जो चीज़ मेरे नोटिस में आ जाएगी उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। जो फार्मास्यूटिकल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ साजबाज नहीं करनी। जो बात करनी है हेल्थ सेक्रेटरी से कीजिए। उनको एक्सेस टू द हॉस्पिटल और टू द डिसीजन मेकिंग बॉडीज वो अलाउड नहीं होनी चाहिए। हाइजीन, क्लेanलीनेस, आप देख रहे होंगे यहाँ पर DHQ के कितने हेड्स बैठे हैं, जरा हाथ खड़े करें। THQ के कितने हेड्स बैठे हैं, जरा हाथ खड़े करें जी। तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह मैं खुद हॉस्पिटल्स धुलवा रही हूँ, लिटरली क्लीनिंग हो रही है, और सिर्फ क्लीनिंग नहीं हो रही, डीप क्लीनिंग हो रही है, और खिड़कियां साफ हो रही हैं, दीवारें साफ हो रही हैं, इक्विपमेंट साफ हो रहा है, व्हील चेयर्स को धोया जा रहा है, स्ट्रेचर्स को धोया जा रहा है। बाय द वे, व्हील चेयर और स्ट्रेचर्स की बात आ गई तो अगर कोई ज्यादा फुटफॉल वाला हॉस्पिटल है वहां पर 20 व्हील चेयर्स पड़ी होनी चाहिए बाहर एंट्रेंस पे, तो वहां पर 4 व्हील चेयर्स पड़ी हों। 10 स्ट्रेचर्स पड़े होने चाहिए तो 5 स्ट्रेचर्स पड़े हों। तो अब हमारे स्टॉक में इतने स्ट्रेचर्स हैं, हमारे स्टॉक में इतनी व्हील चेयर्स हैं कि हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। खुदा का वास्ता है, अपना जो एंट्रेंस है उसमें एक जिम्मेदार शख्स को बिठाएं। आपकी व्हील चेयर्स, आपके स्ट्रेचर्स, आपके बेड सब साफ सुथरे होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए लोगों को, और कम से कम वीक में 3 दफा डीप क्लीनिंग होनी चाहिए। और सिर्फ डीप क्लीनिंग नहीं होनी चाहिए, डीप क्लीनिंग ये नहीं कि आगे आगे से साफ कर दिया। लोग इलाज के लिए आते हैं, हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शंस के लिए नहीं आते, वहां से और ज्यादा मजीद बीमार होने के लिए नहीं आते। वो जिंदगी जा सकती है किसी की इस तरह की इन्फेक्शन से। तो प्लीज जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो यूज करें, उसको फ्यूमिगेशन करवाएं अपने हॉस्पिटल्स की, और वीक में 3 दफा पूरा हॉस्पिटल, दीवारें, खिड़कियां, बोर्ड सब धुलना चाहिए, इक्विपमेंट धुलना चाहिए जो धुल सकता है, और जो बेड्स हैं उनको साफ करें, डस्टबिन्स को साफ करें। मैंने देखा है कि लोगों ने अपने जो बेड साइड टेबल है उस पर उन्होंने कोई सेब रखा हुआ है, कोई अमरूद, कोई फ्रूट का पीस रखा हुआ है, और वहीं पे कॉकरोचेस फिर रहे होते हैं।
वहीं पे चूहे फिर रहे होते हैं। इमेजिन करें, डस्टबिन को साफ रखें, उनके दाग धोएं। मैंने देखा है कि मेरे विजिट के बाद, अगर सरप्राइज विजिट है तो फिर अल्लाह ही हाफिज। जो बेडशीट्स हैं उनके ऊपर ब्लड स्टेन्स लगे हुए, लगता है कि 10 साल से बेडशीट नहीं बदली। प्लीज, जो आपका पूरा आपको रजीम दी गई है बेडशीट्स की, उसको फॉलो किया जाए। क्योंकि ये रजीम अब ये है कि मंडे को ब्लू बेडशीट होगी, ट्यूसडे को ग्रीन होगी, वेंसडे को येलो होगी। प्लीज अपनी रजीम को, अपने एसओपीज को फॉलो करें। और वॉशरूम्स इस कदर डर्टी है कि अगर अनअनाउंस चले जाओ, ऑनेस्टली दिल मतला जाता है। यू वांट टू थ्रो अप। मैंने हॉस्पिटल्स में, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल के एक बाथरूम की स्टोरी सुना दी। उसमें नलका ही नहीं था और वो सुराख से पानी यूं निकल रहा था, और ऑनेस्टली ऐसे लग रहा था कि ये कोई डंपिंग यार्ड है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, सॉरी डॉक्टर साहब। तो ऐसे लगता है कि कहीं बरसों से ये कभी बाथरूम साफ नहीं हुआ। वो बाथरूम में कोई जाएगा ना, अगर सेहतमंद भी होगा तो बीमारी कॉन्ट्रैक्ट करके वापस आएगा, डिजीज कॉन्ट्रैक्ट करके वापस आएगा। तो बाथरूम्स को जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनसे धोना, उनसे बार बार धोना, पूरे हॉस्पिटल को फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड उसको साफ करना, डीप क्लीनिंग करना, खिड़कियों को साफ करना। जहां जहां पर्दों की जरूरत नहीं है, वो जो कॉटन मटेरियल के या कोई भी मटेरियल के पर्दे, उनको उतार दें। वो इन्फेक्शंस का घर है, रंग बिरंगे पर्दे डाले हुए, उनका कोई यूज भी नहीं है। जो हॉस्पिटल के ग्रीन एरियाज हैं उनको साफ सुथरा रखें, ताकि अगर किसी पेशेंट के अटेंडेंट को बैठना भी पड़ता है तो उसको बैठने के लिए वहां पर कोई शेड मुयसर हो, पानी मुयसर हो, साफ सुथरा माहौल मुयसर हो। और ऑनेस्टली एक बात, मैं फंडिंग का इशू नहीं है, ये फंडिंग का इशू नहीं है। अगर इशू है तो वो इम्प्लीमेंटेशन का फेलियर है, वो मेहनत करने का फेलियर है, मेहनत ना करने का फेलियर है। इट्स एन अकाउंटेबिलिटी इशू, इट्स अ मॉनिटरिंग इशू। और फिर प्लीज अपने जो फायर सेफ्टी है उसको इंश्योर करें। अपनी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर करें। पता चलता है कि कोई वैसे इलाज के लिए आया है, खुदा न खास्ता आग लग गई है या सफोकेट होकर मर गया, ये जल के मर गए। कौन से मुल्क में ऐसे होता है भाई? तो प्लीज तमाम एमएसएस इंश्योर करें कि उनके हॉस्पिटल में पूरा फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लगा हुआ है, हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं और वो फंक्शनल है। जब मैं जो आपको मैंने साहिवाल की स्टोरी सुनाई है, उसमें मैंने जब फायर इक्विपमेंट सब सजा हुआ था रेड कलर का, और वो 1 साल हुआ एक्सपायर हो गया, किसी को पता ही नहीं। और शॉर्ट सर्किटिंग से आग लगती है। प्लीज अपनी जो वायर्स हैं, अपने इलेक्ट्रिकल जो भी सिस्टम है, उसकी सेफ्टी आपको इंश्योर करनी है। एक एक बेड पे 2-2, 3-3 लोग अगर पड़े हों, बैड ऑप्टिक्स, वेरी बैड ऑप्टिक्स। तो आपके पास एक्स्ट्रा बेड्स होते हैं, फॉर द टाइम बीइंग आपको वो प्लीज इंश्योर करें कि एक बेड पे कम से कम एक पेशेंट हो। इतना तो आप लोगों को डिग्निटी दे सकते हैं। इन्फेक्शियस वेस्ट डिस्पोजल, वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो इन्फेक्शियस वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल, इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, इट इज इम्पेरेटिव। और प्लीज तमाम सीईओज, तमाम एमएसएस, अपने हॉस्पिटल का, आपके नीचे जो आपकी टीम, जो स्टाफ है, उनको रेगुलरली उनको पेप टॉक्स दें, मोटिवेशनल टॉक्स दें, उनको एहसास दिलाएं कि उनकी क्या जिम्मेदारी। और एमएसपी और डिप्टी एमएसपी, अक्सर ये होता है वो ड्यूटी से गायब होते हैं और फिर जो ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। एक सुबह छोटा सा राउंड कर लेना राउंड नहीं है, यू हैव टू बी इन द पीपल। आपको ऑन टोज होना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि किस जगह क्या। दफ्तर में बैठ के आपने ऐसा क्या कर लेना। मैं भी दफ्तर में ज्यादा नहीं बैठती, और यकीन करें जिस दिन मैं दफ्तर में बैठती हूँ उस दिन कम काम होता है। जब मैं बाहर निकलती हूँ और किसी दौरे पे जाती हूँ तो उस दिन जो मेरे पे दुनिया की रियलिटीज खुलती है वो दफ्तर में बैठ के पता नहीं चलती। एयर कंडीशन दफ्तर में सब कुछ अच्छा लगता है बाहर भी बहुत अच्छा मौसम, ऐसा नहीं। बाहर निकले, लोगों को अवेलेबल हो, एक सिस्टम बनाएं। आपका, मेरा मॉनिटरिंग का सिस्टम है, पूरा इवैल्यूएशन का सिस्टम है। आपका भी अपने अस्पताल में पूरा कंप्लीट एंड टू एंड मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का सिस्टम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नर्स रिश्वत लेती है, कौन सा वार्ड बॉय रिश्वत लेता है, कौन सा सिक्योरिटी गार्ड रिश्वत लेता है, और उसके खिलाफ एक्ट करें। जो आपने आउटसोर्स किए हैं सफाई के जो फंक्शंस हैं, वो अगर काम नहीं कर रहे तो खुदारा उसके खिलाफ एक्शन लें। अपने लोगों को पेप टॉक्स दें, उनको मोटिवेट करें कि ये आपका खिदमत है, इसको अंजाम दे, वरना इसकी बहुत बड़ी जवाबदेही है। कंप्लेंट सुने, उनकी रेजोल्यूशन करें, स्टाफ की अटेंडेंस लें। वहां पर धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। और
पेशेंट्स को कॉल्स करें, पूछें कि फीडबैक लें लोगों का। आज के बाद मुझे चेंज नजर आना चाहिए और हमने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कराई है सबकी, जहां जहां जरूरत है। हमने तकरीबन कितने हजार नए डॉक्टर्स, 1500 नए डॉक्टर्स हमने रखे हैं और भी आ रहे हैं, ताकि कोई भी जो इमरजेंसी है या कोई भी आउट पेशेंट है वहां पर लोगों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। प्लीज अलाइन योर आपका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, अलाइन देम विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉट ओनली ग्लोबल प्रैक्टिसेस। रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन का मैकेनिज्म हर एमएस के नीचे होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कौन ड्यूटी पे नहीं है, कहाँ गंद पड़ा हुआ है, कहाँ पेशेंट की लॉन्ग क्यूज है, उनको अटेंड नहीं किया जा सकता। यू शुड नॉट बी सीन सिटिंग इन योर ऑफिसेज। अगर कोई नलके टूटे हुए हैं, कोई बाथरूम की प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज उसको रिपेयर कराएं, फौरन ठीक कराएं। हमने 5000 से 6000 नई नर्सेज भी रखी, अभी भी नर्स की शॉर्टेज है, तो प्लीज एंश्योर कि आपके जो लोग भी हैं ड्यूटीज पे वो प्रेजेंट होने चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये अमानत है जिस पे अल्लाह ताला ने हमें सुपरविजन के लिए बिठाया हुआ है। यू आर द चोजन वंस, आई एम द चोजन वन। और चोजन वन ये नहीं कि हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास ठंडा कमरा है, हमारे पास प्रोटोकॉल है। ये चोजन वन नहीं है। चोजन वंस आर दोस्त जिनको अल्लाह ताला अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुन लेता है। यू आर दोस्त चोजन वंस, यू आर दोस्त चोजन वंस। Fear Allah in your day-to-day decisions, day-to-day performance, day-to-day work. अल्लाह ताला को यहाँ रखें, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। अल्लाह ताला गैब से आपके लिए रास्ते बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपका, आपकी पोजीशन, आपका एक सिग्नेचर, एक साइन, आपकी एक इंस्ट्रक्शन, आपकी एक मीटिंग, आपका एक एसओपी कितनी जानें बचा सकता है, कितनी दुखी इंसानियत के काम आ सकता है, आपको अंदाजा ही नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको कितनी ताकत दी हुई है। और जो पेशेंट्स की जिंदगी है, पेशेंट्स की जो वेलबींग है, इट डिपेंड्स ऑन योर विजिलेंस। जितने आप विजिलेंट होंगे उतनी जिंदगियां बचेंगी, उतनी लोगों की दुख दूर होंगे। और क्योंकि हॉस्पिटल का जो दरवाजा है वो आखिरी दरवाजा है जिसको वो खटका सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? नींद तो नहीं आ रही ना? One moment of negligence can cost a life. Do you understand that? Do you understand the gravity of this? One moment of negligence on my part, on your part, and on your part. It can cost a life. और ये वो चीज़ है जो नुकसान हम भर नहीं सकते। पूरी जिंदगी भी लगे रहें, नमाजें पढ़ते रहें, सदके खैरात करते रहें, ये वो गुनाह है जिसका जवाब हम नहीं दे सकते। Lead your hospitals with humility. Lead your hospitals with humanity. Lead your hospitals with sense of responsibility. Lead your hospitals with fear of God in your mind and in your heart. Lead your hospitals with compassion, because the kind of people you deal with, वो बेचारे इतने privileged नहीं होते। जैसे आपकी नेग्लिजेंस एक इंसान की उसको कॉस्ट कर सकती है एक जिंदगी, इसी तरह आपका एहसास जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटीफुलनेस एक जिंदगी बचा भी सकती है। और कुरान देख लें, हदीस देख लें, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो ये आपका गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए, ये आपकी गाइडिंग लाइट होनी चाहिए। इसको लिख के प्लीज अपने ऑफिस में लगा लें। थैंक यू। सो आई होप दैट दिस मीटिंग, कुछ मैंने सख्त कह दिया तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मिल के वादा करते हैं कि दिस विल, 2 साल हो गए, 3 साल रह गए, दिस विल बी ए न्यू बिगिनिंग इंशाल्लाह ताला से। इंशाल्लाह every CO, every MS sitting here, both the ministers sitting here, advisors sitting here, हमारे health secretary sitting here, let's walk out of this room with a renewed dedication and sense of responsibility. वादा? मुझे चेंज नजर आएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे
कि हम बेहतरीन तरीके से आवाम की खिदमत कर सकें, उनके काम आ सकें, दुखी इंसानियत के काम आ सकें। अल्लाह ताला